नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। दक्षिण भारत से राजनीति के नक्षत्र पर एक नया सितारा उभर रहा है। ये सितारा उभरेगा और उसके बाद चमकेगा या उभरने के बाद डूब जाएगा, ये कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि वो खुद ही अभी ऊहापोह में है। राजनीति में जाएं नहीं जाएं, ये समस्या बहुत से, खासतौर से दक्षिण भारत के सिने अभिनेताओं के बीच में है। रजनीकांत का आप उदाहरण देख चुके हैं। जी हाँ, अब थोड़ा अंदाज़ा आपको लग गया होगा। मैं तमिलनाडु के सुपरस्टार विजय की बात कर रहा हूँ, जिनको माना जाता है कि तमिलनाडु में या दक्षिण भारत में रजनीकांत के बाद सबसे बड़े सुपरस्टार हैं। और उनका पूरा नाम है जोसेफ विजय चंद्रशेखर। केवल विजय के नाम से सार्वजनिक रूप से जाने जाते हैं। अब ये राजनीति की बात कहाँ से आई, उससे पहले बताता हूँ कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है। विजय जो है, इस समय 47 साल की उम्र है उनकी, तो युवा हैं और बहुत ही सक्सेसफुल जो है फिल्म स्टार है। और एक तरह से एक पॉलिटिकल लाइन अपनी फिल्मों में भी, पहले वो रोमांटिक हीरो के रूप में फिल्में करते रहे, फिर एक्शन फिल्में करते रहे, फिर धीरे धीरे एक पॉलिटिकल मैसेजिंग फिल्मों के ज़रिए करने लगे। वो चर्चा में आए राजनीतिक रूप से जब उन्होंने एक फिल्म में जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो केंद्रीय कानून है, उसका विरोध किया उन्होंने फिल्म में। फिर एक दूसरी फिल्म में वो चर्चा में आए जब उन्होंने डिजिटल इंडिया का विरोध किया, मजाक उड़ाया उसका। तो इससे उनकी एक लाइन जो है ये तय हो गई किधर जा रहे हैं। फिर एक फिल्म में उनकी जो है एक कैरेक्टर का नाम जो है जयललिता का जो मेडन नेम था, पहले का नाम था पुराना, फिल्म में आने से पहले का वो नाम रखा गया और उनके कैरेक्टर को दिखाने की कोशिश की गई। उस पर AIADMK के लोगों ने बड़ा हंगामा किया। आखिर में दबाव में फिल्म प्रोड्यूसर्स को उस सीन को हटाना पड़ा, कुछ डायलॉग जो है उनको जो है म्यूट करना पड़ा। और ये सब ही नहीं, एक और चीज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि ऐसी कंट्रोवर्शियल फिल्में या इस तरह की फिल्में राजनीतिक मैसेज वाली उनकी जो आई, वो सन टीवी के माध्यम से बनी। यानी जो प्रोडक्शन हाउस, उनका टीवी चैनल भी है, सन टीवी जो है बड़ा पॉपुलर चैनल है, वो करुणानिधि के परिवार का है, मारन परिवार का है। तो इससे भी एक उनकी पॉलिटिकल लाइन समझ में आती है। और वो लगातार इस तरह के स्टैंड लेते रहे। अन्ना के आंदोलन में भी आए और उसका समर्थन किया था। उसके अलावा जो भी तमिल इशू होता है उस पर अपना समर्थन करते हैं। उनकी 3-4 फिल्में, उनमें से एक सरकार है, एक मास्टर है, ये सुपर डुपर हिट हुई, 250-300 करोड़ से ऊपर की, और विदेशों में काफ़ी हिट हुई। उनकी सरकार तो जो है स्पेन में जो है रिलीज़ हुई, फ्रांस में चली, जापान में चली। इस तरह से विदेशी मार्केट में जो है, अगर कोई रजनीकांत के बाद किसी की फिल्म सबसे ज़्यादा पैसा कमाती है तो वो ये सुपरस्टार विजय की फिल्में हैं। तो इसलिए उनकी लोकप्रियता इस समय तमिलनाडु में और पूरे दक्षिण भारत में बहुत है। केरल में उनकी फिल्म थी मास्टर, वो एक दिन में ही 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर गई, ऐसा कहते हैं। लेकिन ये सब बॉक्स ऑफिस पर हिट फिल्में हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। अब सवाल यह है कि देखिए, तमिलनाडु में या ख़ासतौर से दक्षिण भारत में फिल्म स्टार राजनीति में जाते हैं और सफल हो जाते हैं। नॉर्थ में जो धारणा है कि फिल्म के जरिए राजनीति में जाने वाले जो है राजनीति में भी सुपर सक्सेसफुल होते हैं, ये धारणा ऐसी है नहीं। फिल्म स्टार होने के कारण राजनीति में कोई सक्सेसफुल नहीं हुआ है अभी तक। ये मैं आपको एक वास्तविकता बता रहा हूँ। ये जो आम धारणा है उसके खिलाफ है। क्यों कह रहा हूँ कि देखिए, जो लोग सक्सेसफुल हुए हैं, जिनके हम नाम जानते हैं, MG रामचंद्रन, MGR कहते हैं उनको, जयललिता, करुणानिधि, ये लोग जो सफल हुए, या आंध्र प्रदेश में कहें तो NTR, एनटी रामाराव। अब इनका बैकग्राउंड देखिए कि क्यों सफल हुए। क्या ये फिल्म स्टार थे इसलिए सफल हो गए? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन फिल्म स्टार थे, इसका फ़ायदा मिला इनको। तमिलनाडु में जो द्रविड़ आंदोलन है उसको शुरू किया पेरियार EV रामास्वामी ने, और उस आंदोलन में शामिल हुए MG रामचंद्रन, करुणानिधि। और MG रामचंद्रन MGR की शिष्या होने के कारण, उनकी अनुयायी होने के कारण जयललिता को उनकी पॉलिटिकल लीगेसी मिली, इसलिए वो सक्सेसफुल हुई। फिल्मों से उनकी पहचान बनी थी, उसका उनको फ़ायदा मिला। तो ये लोग जो है, ये केवल बात ये नहीं कि द्रविड़ आंदोलन का समर्थन करते थे या उसमें शामिल थे,
अपनी फिल्मों के जरिए भी फिल्मों में ऐसे पात्र बनवाते, अपने को इस ऐसे पात्र के रूप में पेश करते थे जो द्रविड़ आंदोलन का समर्थक हो। उस तरह की भूमिकाएं लिखवाते थे, उस तरह के डायलॉग लिखे जाते थे। करुणानिधि तो एक्टर नहीं थे, वो राइटर थे। वो इस तरह की फिल्में लिखते थे एमजीआर के लिए। जो द्रविड़ आंदोलन चलाने वाले थे उनकी मांग, कुछ मांगें थी। उनकी एक मांग थी कि दक्षिण के चारों राज्यों को मिलाकर एक राज्य बना दिया जाए, लेकिन इस मांग को तमिलनाडु के बाहर केरल या कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश में समर्थन नहीं मिला, तो ये बात आगे नहीं बढ़ सकी। जो द्रविड़ आंदोलन था वो तीन बातों पर, तीन सिद्धांतों पर खड़ा था। पहला, ब्राह्मण वर्चस्व का सफाया खात्मा। दूसरा, दक्षिण के राज्यों की जो चारों भाषाएं हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम, इनका विकास। तीसरा, जाति प्रथा को तोड़ना, धार्मिक रीति रिवाज को खत्म करना और उसके साथ ही महिलाओं को समाज में बराबरी का हक दिलवाना। अब ये सिद्धांत लेकर तो द्रविड़ आंदोलन चला। अपने आप में उस समय के लिए ये बड़ा क्रांतिकारी कदम था, बड़ा प्रोग्रेसिव कदम था। लेकिन दरअसल हुआ ये, जो भारतीय राजनीति की एक तरह से भारतीय राजनीति का प्रारब्ध है, वो ये है कि सब कुछ जाकर जाति पर सिमट जाता है। तो ब्राह्मण विरोध के अलावा और कोई एजेंडा लागू नहीं हो पाया, सिवाय इसके धार्मिक रीति रिवाजों के मामलों में, कि वो अपने को एक तरह से अपनी छवि जो उन्हें द्रविड़ आंदोलन के में शामिल लोगों ने बनाई, वो एथीस्ट की बनाई कि वो भगवान को नहीं मानने वाले। तो ऐसे लोगों की छवि बनी जो अब टूट रही है। अगर आप देखें तमिलनाडु के जो अभी मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन, वो मंदिरों के बारे में उनकी चुनाव से पहले जो उनके बयान थे, ये कहना कि मेरी पत्नी जो है बड़ी धार्मिक है, रोज़ और कोई मंदिर नहीं छोड़ती, हर मंदिर में जाती हैं, हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो त्रिपुंड लगाते हैं, ये सब बातें जो है कहना। उसके बाद धार्मिक यात्रा के लिए जो है सरकार आर्थिक मदद देगी बुज़ुर्गों को धार्मिक पर्यटन के लिए ले जाने के लिए। तो वो स्थितियां बदल रही। द्रविड़ आंदोलन का जो काल था वो एक तरह से खत्म हो चुका है। उस पर तमिलनाडु की राजनीति पर खासतौर से प्रभाव उस तरह से अब रह नहीं गया। अब राजनीतिक दल हैं वो उस छाया से मुक्त हैं। तो ये जो सफल हुए, और एनटीआर की भी बात कर लेनी चाहिए। एनटीआर सफल हुए, तेलुगु प्राइड का आंदोलन उन्होंने जो चलाया, तेलुगु लोगों की प्रतिष्ठा का, उनके सम्मान का जो आंदोलन चलाया। क्यों चलाया? इंदिरा गांधी के समय उनको लगा कि तेलुगु लोगों का अपमान हो रहा है, और वो अपमान का मुद्दा बनाया गया जिस तरह से मुख्यमंत्री बदले जा रहे थे। मैंने एक बार शायद पहले भी आपको बताया था, लक्ष्मण के एक कार्टून का जिक्र किया था। उसमें लक्ष्मण का कार्टून था, उसमें दिखाया है कि इंदिरा गांधी हैदराबाद एयरपोर्ट पर उतरी हैं, बाहर निकली, सारे एमएलए जो है कांग्रेस की लाइन से खड़े हैं, और वो जैसे गार्ड ऑफ ऑनर मिलता है उसका निरीक्षण करते हैं नेता या शासनाध्यक्ष वगैरह, उस तरह से निरीक्षण कर रही हैं। एक जगह रुकती हैं, उंगली से इशारा कर रही हैं, बोलती है, हे यू विल बी द नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर, व्हाट्स योर नेम। तो ये सबसे बड़ा अपमान की बात मानी गई कि उनको नाम भी नहीं मालूम है जिस विधायक का या नेता का, वो मुख्यमंत्री होने जा रहा है। इस तरह की मनमानी हो रही। इसके खिलाफ इसको बनाया मुद्दा एनटीआर ने तेलुगु प्राइड का, और लोगों का समर्थन मिला। उसके अलावा वो जो फिल्में करते थे उनमें ज़्यादातर धार्मिक कैरेक्टर करते थे, वो उसका भी लाभ था, उसकी वजह से बड़े लोकप्रिय थे वो। तो इन सब के कारण जो है उनको जो कामयाबी मिली, उसके बाद आप देखिए जो लोग भी आए राजनीति में, वो चाहे चिरंजीवी हों आंध्र प्रदेश में, चाहे फिर विजयकांत हों, उनको मामूली सफलता मिली है क्योंकि वो अपना एक तरह से कैडर बना के आए। उनका जो फैंस क्लब था उसको कैडर में कन्वर्ट किया, इसलिए उनको मामूली सफलता मिली है। उसके अलावा कोई कमला हसन को देख लीजिए, 2-3 चुनाव लड़ चुके हैं, कोई कामयाबी नहीं मिली। लेकिन अभी जो विजय की संस्था है, विजय मक्कल अय्यक्कम, उनकी एक सामाजिक संस्था है जो सामाजिक काम करती है, उसके बैनर तले स्थानीय निकाय के चुनाव ग्रामीण क्षेत्रों में लड़ी ये पार्टी। 159 सीटों पर लड़े और 115 जीत गए। डीएमके एआईडीएमके के बाद तीसरे नंबर पर रहे। कमला हासन की पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई।
तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि विजय की लोकप्रियता। लेकिन अभी इसी साल सितंबर में उनके पिता ने, विजय के पिता ने ये कहा कि विजय राजनीति में नहीं जाएंगे, और विजय की ओर से ये अपील की गई कि उनके जो समर्थक हैं, उनके फॉलोअर हैं, उनके जो प्रशंसक हैं, वो उनका नाम किसी राजनीतिक मुद्दे पर न घसीटें, उसमें न शामिल करें, न किसी राजनीतिक नेता के साथ उनकी फ़ोटो शेयर करें या मिलाकर उसका कोई उपयोग करें। लेकिन उसके बाद ये 12 अक्टूबर को ये नतीजा आया, उस समय चुनाव लड़े और एक बार फिर चर्चा चल पड़ी है कि क्या वो राजनीति में आएंगे, राजनीतिक दल बनाएंगे। रजनीकांत का आपको पता है, रजनीकांत ने बड़ी कोशिश की कहें, लेकिन वो देर हो गई। उनकी उम्र, उनका स्वास्थ्य उनका साथ नहीं दे रहा था। फिर वो समझ नहीं पा रहे थे कि वो राजनीति में भी उस तरह की सफलता हासिल कर पाएंगे या नहीं। उनको लगा था कि जब एक बार करुणानिधि, जयललिता, ये लोग सीन से हट गए तो शायद उनका जितना बड़ा कद है उसको देखते हुए उनकी पार्टी को बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। लेकिन उनकी मुश्किल ये थी कि दशकों से उनकी जो फ़ैन फॉलोइंग थी, उनका जो फ़ैन क्लब है, उसमें जो लोग थे उनकी फिल्मों को तो पसंद करते थे, रजनीकांत को पसंद करते हैं, समर्थन करते हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से वो अलग अलग दलों के सदस्य थे, अलग अलग दलों को दशकों से वोट देते आए थे। ऐसे लोगों को एकदम से बदल देना कि जिनको वोट दे रहे थे, जिस पार्टी को फॉलो कर रहे थे या जिसके समर्थक थे, उनको छोड़कर अब रजनीकांत की पार्टी को वोट दें, ये बड़ा मुश्किल है। अगर ये होना भी है तो इसके लिए काफ़ी लंबा समय चाहिए। तो रजनीकांत को लग गया। वैसे भी 2 बार वो करके देख चुके थे। एक बार एक पार्टी के समर्थन में अपील जारी की, वो पार्टी जीत गई। दूसरी बार दूसरी पार्टी के समर्थन में अपील की, वो हार गई। तो इससे उनको लगा, इन सब चीज़ों से, कि राजनीति में उनके लिए सफल होना बड़ा मुश्किल है, और फिर उनकी उम्र और जो है स्वास्थ्य भी साथ नहीं दे रहा था। ऐसे में विजय का राजनीति में आना या सफल होना या असफल होना, ये बहुत सी परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। लोगों में जो ये चर्चा शुरू हुई, एक ये स्थानीय निकाय के चुनाव लड़ने से, उससे पहले जिस तरह से पिछले कुछ सालों में उनकी फिल्मों में ये लगातार एक पॉलिटिकल मैसेजिंग की कोशिश हो रही है, सोशल मैसेजिंग की कोशिश हो रही है। अच्छा, ये चर्चा क्यों चल रही? चर्चा इस कारण भी, ये जो मैंने अभी आपको कारण बताए, उन सब के अलावा ये भी एक कारण है कि इस समय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम जो है, AIDMK, जो जयललिता की पार्टी थी, उसमें अंदरूनी कलह बहुत तेज हो गई है। एक तरफ पनीर सेल्वम है और पलनीस्वामी का गुट है, जो दोनों एक साथ हैं, जो CM और डिप्टी CM थे। उसके अलावा जो है दूसरी तरफ शशिकला फिर से जो है वो सक्रिय होना चाहती हैं। अभी कुछ महीने पहले जेल से निकली हैं, और जेल से निकलने के बाद उन्होंने पहले तो कोशिश की कि अपने गुट को सक्रिय करें या AIDMK पर कब्जा करें लोकसभा चुनाव से पहले, लेकिन वो होता हुआ दिखा नहीं। तो उन्होंने घोषणा कर दी कि वो राजनीति में, चुनावी राजनीति में नहीं जाएंगी। लेकिन अभी पिछले कुछ महीने से फिर वो सक्रिय हुई हैं। तो ये एक लड़ाई चल रही है जो AIDMK में अंदर खाने, उससे लोगों को, राजनीतिक जो विश्लेषक हैं दक्षिण की राजनीति पर, ख़ासतौर से तमिलनाडु की राजनीति पर नज़र रखते हैं, उनका मानना है कि एक तीसरी पार्टी की गुंजाइश है DMK के खिलाफ। लेकिन अभी तक जो स्टांस रहा है विजय का, वो सब प्रो DMK रहा है। अब उनके लिए DMK के खिलाफ एक पार्टी के रूप में खड़े होना और मुश्किल होगा। एक सर्वे भी बीच में कराया गया कि अगर वो DMK के साथ जाते हैं, अलायंस करते हैं, या AIDMK के साथ करते हैं, या BJP के साथ करते हैं, तो क्या नतीजा होगा। तो सबसे ज़्यादा सफलता की उम्मीद जताई गई वो है DMK के साथ अलायंस करते हैं। AIDMK के साथ कम दिखाया गया, मतलब 39 और 22%। BJP के साथ जाने पर उनको नुकसान होगा -7%। कांग्रेस के साथ जाने पर नुकसान होगा -6%। ये सर्वे का नतीजा आया कि दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के साथ जाने पर नुकसान होगा, क्षेत्रीय दलों के साथ जाने पर फ़ायदा होगा, DMK के साथ जाने पर ज़्यादा, AIDMK के साथ जाने पर कम। तो अब इन सब चीज़ों के बीच में समस्या ये है कि क्या फिल्मों से ध्यान हटाकर विजय, क्योंकि अगर आप पॉलिटिक्स में जाएंगे तो आपको 24 पॉलिटिशियन अगर आप नहीं हैं
पार्ट टाइम पॉलिटिशियन होकर आप कामयाब नहीं हो सकते किसी भी हालत में, चाहे जितने पॉपुलर हों, चाहे जितना बड़ा बेस हो, चाहे जितनी बड़ी पार्टी के नेता हों। राहुल गांधी को देख लीजिए, तो पार्ट टाइम पॉलिटिक्स जो है कम से कम भारत में तो नहीं चलती है। तो अब विजय को ये फैसला करना है कि वो क्या फुल टाइम पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं, क्या वो राजनीतिक दल बनाएंगे। ये सब अभी जो है अगर मगर के घेरे में है, अभी किसी को कुछ पता नहीं है। लेकिन एक एक करके जिस तरह के कदम वो उठा रहे हैं, उससे ये संभावना नज़र आ रही है कि उनके मन में विचार चल रहा है राजनीतिक क्षेत्र में आने का। आएंगे कि नहीं आएंगे ये कोई नहीं जानता है, क्योंकि उन्हीं को तय करना, उनके अलावा और कोई तय करने वाला है नहीं। हालांकि उन्होंने पौंडीचेरी में कांग्रेस के एक एमएलए और नेता जो थे प्रमुख, उनको अपने साथ लिया है, अपने संगठन से जोड़ा है। तो इससे भी जो है एक अंदाज़ा लगता है कि शायद उनका पॉलिटिक्स में आने का मन है। लेकिन ये सब जो है अंदाजे हैं, अटकलबाजी है, निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। जो मैंने बताया, कुछ जो संकेत हैं उन्हीं के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उनके मन में ये द्वंद्व चल रहा है कि राजनीति में आए या नहीं आए। अब आएंगे कि नहीं आएंगे ये तो उनके फैसले का इंतज़ार करना होगा हमको, आपको। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।